हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूपीएससी 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से चर्चा करने वाले हैं न्यूक्लियर फिजिक्स के साथ। इससे पहले हमने कंडक्टिविटी वाले चैप्टर को कंप्लीट करा है। ये जनरल साइंस का आपका घटना चक्र है जो इंग्लिश में है दोस्तों, ठीक है। उसी का नेक्स्ट चैप्टर है ये न्यूक्लियर फिजिक्स। इससे पहले कंडक्टिविटी, उससे पहले इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारे चैप्टर हम कंप्लीट करा चुके हैं। आप जाकर प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत ही अच्छी इसमें नोट्स हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, यानी कि जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, उन सबको यहाँ पर समाहित किया गया है दोस्तों। उन सबका एक बहुत ही अच्छा मतलब एसिमुलेशन है जो यहाँ पर न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड है, या जितने भी जनरल साइंस के क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं उनको एक जगह समाहित किया गया है दोस्तों। उसी पर चर्चा होगी न्यूक्लियर फिजिक्स पे। सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और बाकी का अगर ज़्यादा अच्छा लगे और भी अच्छा लगे, प्यारा लगे, तो मोरल सपोर्ट के लिए प्लीज कमेंट जरूर कर देना, जिससे हमें आपका मोरल सपोर्ट और आपका प्यार मिलता रहे। चलिए बात करेंगे आप न्यूक्लियर फिजिक्स की। ये नोट्स हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर पर चर्चा करेंगे। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि इधर हम बात कर चुके हैं। तो देखिए न्यूक्लियर फिजिक्स में दोस्तों पहला टॉपिक है न्यूक्लियर फिशन। कि क्या है? न्यूक्लियर फिशन पर चर्चा होगी। दो तरीके से होता है, एक तो होता है न्यूक्लियर फिशन, दूसरा होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन पे भी चर्चा करेंगे, जिससे हमारे परमाणु रिएक्टर वगैरह बनते हैं, चलते हैं, उसकी बात करेंगे। जिससे हमारा सन सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ये भी इसी पर डिपेंड करता है। तो पहले करते हैं न्यूक्लियर फिजन की चर्चा। देखिए है क्या है न्यूक्लियर फिजन, थोड़ा बड़ा करते हैं, इधर उधर में देखिए। न्यूक्लियर फिजन देखिए, व्हेन बॉम्बार्डमेंट ऑफ न्यूट्रॉन्स are done on an element's atom, lighter particles such as alpha particle, beta particles, and protons, etc. These are the lighter particles. They are emitted due to artificial disintegration. तो artificial disintegration की वजह से वो they are emitted of the atom's nucleus. क्या है? of the atom's nucleus. तो जब न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट की जाती है किसी एलिमेंट के एटम पर, तो क्या होता है? जो छोटे या लाइटर पार्टिकल्स हैं, अल्फा बीटा का प्रोटॉन, ये एमिटेड हो जाते हैं क्योंकि वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं फिजिकली या आर्टिफिशियली। डिसइंटीग्रेट हो जाता है न्यूक्लियस, एटम के न्यूक्लियस में दोस्तों। ये कहलाता है न्यूक्लियर फिशन। फिशन और फ्यूजन, यू और आई का अंतर है यहाँ पर यू और यहाँ पर ये आई है। समटाइम्स न्यूट्रॉन्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द न्यूक्लियस रिजल्टिंग टू फॉर्म इट्स ओन आइसोटॉप्स। समझ रहे हैं? तो अपने ओन आइसोटॉप्स बना लेते हैं जब वो न्यूट्रॉन्स क्या एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इन दिस प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ गामा फोटोन। याद रखना, ये पूछा जा सकता है। वी आर टॉकिंग अबाउट फिशन, तो यहाँ पर याद रखना हम फिशन की बात कर रहे हैं। तो इन दिस प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ गामा फोटोन। तो गामा फोटोन की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होता है। And the nuclear fission is a process in which a heavy nucleus, after accepting a neutron, breaks down into lighter nucleus of comparable masses. This is nuclear fission. It is a process in which a heavy nucleus, after accepting a neutron, breaks down in the two lighter nucleus of the comparable masses. तो न्यूक्लियर फिशन में जैसे 2He4 है, यानी इस तरीके का कोई भी एक हैवी न्यूक्लियस है, वो 1H2, ये दो तरीके का 1H1, 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 इस तरीके से लाइटर न्यूक्लियस में क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन हो जाता है। दैट इज न्यूक्लियर फिशन। दैट इज न्यूक्लियर फिशन। इन दिस प्रोसेस सम वेरी फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स, जो कुछ बहुत तेजी से जो फास्ट करते हैं न्यूट्रॉन्स, सम वेरी फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स होते हैं। दे हैव काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्रोकन सेगमेंट। दे हैव काइनेटिक एनर्जी and a huge amount of energy in the form of gamma rays are released. So this process, fission process, has been released this type of some very fast moving neutrons. तो बहुत तेजी से मूव करते हुए न्यूट्रॉन्स होते हैं, वहां पर एक काइनेटिक एनर्जी रिलीज होती है। जो ब्रोकन सेगमेंट है 2He4, यानी कि एक हैवी जो न्यूक्लियस है उसको ब्रेक करके 1He4, 1H2 में, यानी कि उसको ब्रेक करके एक हीलियम के नाभिक को हाइड्रोजन के दो नाभिक में तोड़ा जाता है, ब्रेक किया जाता है, छोटे छोटे नाभिकों में न्यूक्लियस में ब्रेक किया जाता है। तो दे हैव काइनेटिक एनर्जी। एंड थर्ड वन इज ए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ गामा रेज। जो वो एनर्जी रिलीज होती है तो वो गामा रेज की फॉर्म में रिलीज होती है दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे द एटम। गॉट इट?
तो मैं एक और डेफिनेशन समझाता हूँ आपको न्यूक्लियर फिजन की, समझिए। न्यूक्लियर फिजन समझ लो, यहाँ से क्वेश्चन आता है, 100% आएगा, नेक्स्ट एग्जाम में आने वाला है, लिख लो। तो इट इज ए प्रोसेस इन विच ए हैवी एटॉमिक न्यूक्लियस, इन विच ए हैवी एटॉमिक न्यूक्लियस सच एज यूरेनियम 235 यानी कि यूरेनियम 235 एंड द प्लूटोनियम 239, आपने सुना होगा, ये रेडियो एक्टिव क्या है, एटम्स है, प्लूटोनियम 239 एंड यूरेनियम 235। तो इट इज ए प्रोसेस इन विच ए हैवी एटॉमिक न्यूक्लियस सच एज यूरेनियम 235 एंड द प्लूटोनियम 239 स्प्लिट्स इनटू टू और मोर स्मॉलर न्यूक्लाई व्हेन इट इज स्ट्रक बाय ए न्यूट्रॉन, जब इसको न्यूट्रॉन के द्वारा स्ट्रक किया जाता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी along with additional neutrons and radiation has been released. Neutrons and radiation is released in this nuclear fission process. Got my point? जैसे when a slow neutron hits a uranium 235 nuclei, then it will convert and then split like that. Uranium 235 absorbs a neutrons and unstable uranium 236 nuclei is formed. उसके बाद इस इट स्प्लिट्स, जो यूरेनियम 235 है, इट स्प्लिट्स इनटू बेरियम 141 एंड द क्रिप्टॉन Kr, क्रिप्टॉन 92, याद रखना, ये पूछा जा सकता है। तो बेरियम 141 एंड द क्रिप्टॉन 92, 3 न्यूट्रॉन्स एंड अबाउट 200 MeV यानी मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी आर रिलीज। गॉट माय पॉइंट? तो दिस इज द यूज ऑफ न्यूक्लियर फिजन। अब न्यूक्लियर फिजन की बात कर लेते हैं, मैं अपने अकॉर्डिंग बताता हूँ। नंबर 1, जो आप न्यूक्लियर पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जैसे नरोरा में सुना होगा आपने, NAPS है, नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन, जहां पर न्यूक्लियर फिजन के अकॉर्डिंग काम किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए ये काम किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में दिस इज द यूज ऑफ न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस। एटॉमिक यानी कि एटम बम बनाते हैं आप, परमाणु बम, एटम बम में भी न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस का भी यूज किया जाता है। एटम बम बनाते हैं तो वहां पर भी क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस का यूज होता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, एटॉमिक वेपन्स, न्यूक्लियर सबमरीन बनाते हैं, शिप्स बनाते हैं, मेडिकल एप्लीकेशंस में यूज होता है दोस्तों, ठीक है, इंडस्ट्रियल यूसेज है वगैरह, रेडियोग्राफी में, तो देयर इज अ लॉट ऑफ एप्लीकेशन इन द न्यूक्लियर फिजन। अब बात करेंगे नेक्स्ट, ये तो मिटा देता हूं क्योंकि बहुत लंबा समझा दिया गया है। अब आगे बात करेंगे नेक्स्ट में क्या है, चलिए आगे क्या है, चर्चा होगी नेक्स्ट। चलो, एटम बम किसकी बात हो रही है, एटम बम, एक मिनट और मिटा देता हूँ थोड़ा सा और इसको नीट एंड क्लीन कर देता हूँ। अब इसके प्रोसेस पर बात करते हैं, क्या है, द एटम बम एंड न्यूक्लियर रिएक्टर्स प्रिंसिपल डिपेंड्स अपॉन द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन। मैंने अभी बात की, अभी समझाया था कि भाई जो एटम बम बनाते हैं एंड द न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जो प्रिंसिपल काम करता है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द न्यूक्लियर फिजन। द मेन फैक्ट रिलेटिंग टू न्यूक्लियर फिजन इज दैट huge amount of energy is released and this energy is known as nuclear energy. During this process on fission of 1 gram uranium 5 into 10 की पावर 23 मेगावाट या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिलीज। 1 ग्राम यूरेनियम में प्रोसेस जो होती है न्यूक्लियर फिजन की, इस प्रोसेस में 1 ग्राम यूरेनियम में 5 गुणा 10 की पावर 23 MeV वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है दोस्तों, विच इज इक्वल टू द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय एक्सप्लोडिंग अबाउट 20 टन्स ऑफ द ट्राइनाइट्रोटोल्यून। ट्राइनाइट्रोटोल्यून होती है, TNT से बोलते हैं, ये भी एक विस्फोटक है, ये भी एक विस्फोटक पदार्थ है। तो ये जो इतनी एनर्जी है 20 टन ट्राइनाइट्रो TNT के बराबर, ट्राइनाइट्रो क्या है, टोल्यून के बराबर है, जो एक बहुत बड़ा एक्सप्लोडर है, एक्सप्लोजन है, बहुत बड़ा क्या है, एक बहुत बड़ा विस्फोटक है ये TNT। 1 ग्राम यूरेनियम, समझ रहे, 1 ग्राम यूरेनियम में 5 गुणा 10 की घात 23 MeV मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होता है। गॉट माय पॉइंट? तो दोस्तों ये हो गया मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मैं इसकी बात समझता हूँ। 1 ग्राम यूरेनियम में 5 गुणा 10 की घात 23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है, जो एक क्या है, न्यूक्लियर या पार्टिकल फिजिक्स में ही यूज होती है दोस्तों, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन it moves through a potential difference of 1 volt. मेगा मीन्स होता है 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 क्या, मिलियन, तो ये होता है 1 मिलियन। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है 10 की पावर 6
इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गॉट माय पॉइंट। और जूल्स में बात करें इसी को तो ये होता है 1.602, आपने सुना होगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इंटू 10⁻³ जूल। क्या होता है 1 मेगावाट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इजिकल टू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये होता है 1.602 इंटू 10⁻13 जूल्स। पॉइंट। जो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्टेज कॉमनली यूज टू मेजर द एनर्जी रिलीज इन द न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन, एनर्जी ऑफ गामा रे, ये वहां पर यूज होती है। दूसरा होता है एनर्जी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है वहां पर जो एनर्जी रिलीज होती है वहां पर ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज किया जाता है। गॉट माय पॉइंट, ये होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ये हो गया पूरा, तो ये एटम बम बनाने में हो गया, मैंने पूरा एप्लीकेशन समझाया, न्यूक्लियर फिजन का प्रोसेस। एटम बम में हो गया न्यूक्लियर रिएक्टर में जहां पर आप एनर्जी बनाते हैं, ये एनर्जी बनाने का प्लांट है एनईपीएस, नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन, जो कहां पर है, नरोरा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। अब बात करेंगे एटम बम की, इस पे आते हैं एटम बम पे क्या चर्चा है। देखो, न्यूक्लियर बॉम्ब इज ए मोर सुटेबल नेम फॉर एटम बॉम्ब, इट इज सच ए डिवाइस इन विच अनकंट्रोल्ड चेन, याद रखना, uncontrolled chain reaction is maintained in the fissile matter by fast moving neutrons। तो ये होती है एक एटम बम की प्रोसेस, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होती है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस इन ए वेरी शॉर्ट टाइम ए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। इन एटम बम्स टू सेगमेंट ऑफ यूरेनियम 235 and the plutonium 239 are used. These segment mass is less than their critical mass and are kept separately, and the critical mass is the smallest amount of fissile material needed for a sustained nuclear chain reaction. Critical mass is the smallest amount of fissile material needed for a sustained nuclear chain reaction, and the critical mass of a fissile material depends upon its nuclear properties, its density, its shape, its enrichment, its purity, and its temperature and its surroundings. These are the nuclear properties and depends on material. And the temperature range of 10 की power 7 degree C and pressure equivalent to lack of atmospheric pressure is produced on the explosion of the atom bomb. Got my point? Got it? तो ये हो गया, जो टेम्परेचर रेंज है वो हो गया 10⁻7 डिग्री C एंड प्रेशर इक्विवेलेंट टू लैक ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज प्रोड्यूस ऑन द एक्सप्लोजन ऑफ द वन एटम बॉम्ब। ये होता है पूरा प्रोसेस, समझ गए होंगे आई होप सो। अब न्यूक्लियर रिएक्टर और एटॉमिक पाइल्स देखते हैं क्या है। ए प्लांट इन विच सेल्फ सस्टेन कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, अच्छा याद रखना, वहां पर खुद से सेल्फ सस्टेन कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होती है किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर की। अगर वो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होगी तो वो एटम बॉम्ब बन जाएगा दोस्तों, फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, एक्सप्लोड हो जाएगा वो। तो कहता है कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन इज मेंटेन्ड एंड एट ए फिक्स रेट एनर्जी इज ऑब्टेन्ड। ये होता है किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर या किसी भी एटॉमिक पाइल्स में, यह पूरा प्रोसेस का किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर का दोस्तों। गॉट माय पॉइंट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ एनर्जी क्या करते हैं इसकी बात करते हैं। अब देखिए इस तरीके से रखते हैं क्योंकि अब तो वो वैसे था ना। तो such energy is utilized for several purposes such as produce electricity and for some research work। तो ये जो एनर्जी है न्यूक्लियर प्लांट्स में, इसका जो है प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए और कुछ रिसर्च वर्क के लिए इसका यूटिलाइजेशन होता है। एंड ए मॉडर्न रिएक्टर हैज द फॉलोइंग मेन पार्ट्स। उसमें फ्यूल होता है, क्या होता है फ्यूल, मॉडरेटर होता है, कूलेंट होता है, कंट्रोल रॉड्स होती हैं, याद रखना कंट्रोल रॉड्स हो गई। उसके बाद बात करेंगे फिर न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन पे। अभी फिलहाल हम न्यूक्लियर फिजन की बात कर रहे हैं। तो देयर आर फोर मेन पार्ट्स ऑफ दैट मॉडर्न रिएक्टर। नंबर एक फ्यूल, मॉडरेटर पूछा सकता है, कूलेंट एंड दिस कंट्रोल रॉड्स, दीज आर द फोर पार्ट्स ऑफ दैट मॉडर्न रिएक्टर। अब बात करेंगे फ्यूल की। तो इट इज द मेन पार्ट ऑफ द रिएक्टर। फ्यूल सबसे जरूरी है, हर चीज में जरूरी है, आपकी बॉडी के लिए भी फ्यूल चाहिए, एनर्जी चाहिए, खाएंगे तो फ्यूल बनता है, एनर्जी बनती है। तो इट इज द मेन पार्ट ऑफ दैट रिएक्टर। The matter which undergoes for fission reaction for this purpose 92 uranium 235 और 94 प्लूटोनियम 239 is used। फिर बात करेंगे मॉडरेटर की। It reduce the speed of fast neutrons। जो मॉडरेटर का काम है, तो मॉडरेटर करता है जो न्यूट्रॉन्स की स्पीड फास्ट होती है उन्हें रिड्यूस करता है, उन्हें कम कर देता है, thereby turning them into thermal neutrons। It is capable of sustaining a nuclear chain reaction। Light water or normal water, this is the H2, light water or normal water
and the heavy water, that is D2O, ग्रेफाइट एंड बेरिलियम ऑक्साइड आर यूज्ड एज ए मॉडरेटर। याद रखना, ये आता है क्वेश्चन, ये आता है। लाइट वाटर और नॉर्मल वाटर, दैट इज H2O, and the heavy water, that is D2O, and the graphite or beryllium oxide are used as moderator, and the moderator is the use in the speed of fast neutrons in reducing, and the light water is the most commonly used moderator। और मॉडरेटर का काम क्या है? इट रिड्यूस द स्पीड ऑफ फास्ट न्यूट्रॉन्स, जो न्यूट्रॉन्स फास्ट आते हैं उनकी स्पीड को रिड्यूस करने का काम है इस मॉडरेटर का। कूलेंट पे बात करेंगे। A large amount of energy is released during fission process which result in an increase of the plant's temperature. To decrease the temperature of the plant, coolant such as air, water or carbon dioxide CO2 is flown through the reactor। कूलेंट का काम समझ रहे हैं आप? क्योंकि जब फिशन प्रोसेस चलती है तो उसका जो टेम्परेचर है इंक्रीज होता है, प्लांट्स का जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, उसको डिक्रीज करने के लिए कूलेंट लाइक एयर का यूज होना, वाटर का यूज होना, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होना उस रिएक्टर के थ्रू फ्लो किया जाता है। दोस्तों बात करेंगे कंट्रोल रोड्स की। दीज एब्जॉर्ब द स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स। जो कंट्रोल रोड्स हैं ये क्या करते हैं? स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करते हैं। व्हेन दीज रोड्स आर पुश्ड इनटू द रिएक्टर, the fission rate slow down, and when they are withdrawn from the reactors, fission rate increase. For the purpose, cadmium or boron rods are used. Cadmium and boron rods are used in this control rod process. Got the point? So these are the four elements and the four main parts of the modern reactor दोस्तों। तो ये था आपका न्यूक्लियर फिशन, FI वाला फिशन। अब बात करेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन की, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कंफ्यूजन बना रहता है। न्यूक्लियर फिशन में दोस्तों मैंने बताया एक हैवी जो पार्टिकल्स है या एक हैवी इलेक्ट्रॉन है या एक होता क्या है फ्यूजन में, कोई भी न्यूक्लियर चेन रिएक्शन है इसकी, बहुत ज़्यादा जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको क्या करती है? हैवी एटॉमिक न्यूक्लियस होते हैं उन्हें स्प्लिट करती है। न्यूक्लियर फिशन इज ए प्रोसेस हैवी एटॉमिक न्यूक्लियस को स्प्लिट करती है टू और मोर स्मॉलर न्यूक्लियस में दोस्तों। बट ये होता है न्यूक्लियर फिजन। अब बात करेंगे यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन की। किसकी बात करेंगे? फ्यूजन की बात करेंगे, जो बहुत ही इंपोर्टेंट है उसकी बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है तो मिस करने जैसी गुंजाइश बिल्कुल मत रखना। चलिए, व्हेन टू और मोर लाइट न्यूक्लियस, इसमें क्या है? दो या दो से अधिक जो लाइट जो हल्के न्यूक्लियस हैं, मूविंग विद वेरी हाई स्पीड mutually fused to form a heavy nucleus. This process is termed as nuclear fusion. तो ये प्रोसेस कहलाती है न्यूक्लियर फ्यूजन। Got my point? It is a process in which two light atomic nucleus combine to form a heavier nucleus, releasing a very large amount of energy. This happens because some mass is converted into energy according to E बराबर mc²। ये फॉर्मूला भी काम करता है जो आइंस्टीन का फॉर्मूला है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन जो है, फ्यूजन यू वाला यूजन, joining of two light nucleus to form a heavier nucleus with the release of huge amount of energy। सॉरी, यहाँ पे होता है 1H2 plus 1H2 या 1H3 is equal to 2He4। दिस इज द प्रोसेस लाइक दैट इन यूज इन द फ्यूजन प्रोसेस। जहाँ मैं फ्यूजन में शायद बता रहा था वो गलत था, ये फ्यूजन में यूज होती है। इट इज यूज इन द फ्यूजन प्रोसेस। 1H2 1H3 या 1H2 मिलके 2He4 बनाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे न्यूट्रॉन्स एंड बहुत सारी एनर्जी भी रिलीज होती है इस प्रोसेस में। ठीक है, जैसे ड्यूटेरियम है, टाइट्रियम है और आइसोटॉप हाइड्रोजन। जैसे हाइड्रोजन के कुछ आइसोटॉप्स हैं, जैसे ड्यूटेरियम होता है, ड्यूटेरियम के बाद एक ट्राइटियम है, ट्राइटियम। ये क्या है? ये हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं दोस्तों। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। दे कंबाइन टू फॉर्म हीलियम। तो क्या करते हैं? वो हीलियम बनाते हैं, 2He4 बनाते हैं। ए न्यूट्रॉन्स एंड 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी आर रिलीज। ये होता है न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। गॉट माय पॉइंट? ये हो गया आपका न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। चलिए आगे बात करते हैं। और द मास ऑफ द न्यूक्लियस फॉर्म्ड आफ्टर फ्यूजन रिएक्शन इज लेस देन दैट ऑफ द मास ऑफ द ओरिजिनल फ्यूजिंग न्यूक्लाई। यानी कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन के बाद, यानी कि जो मास ऑफ द न्यूक्लियस है वो फॉर्म करता है फ्यूजन की रिएक्शन के बाद, तो क्या होता है? जो मास होता है ओरिजिनल मास से कम होता है। द लॉस इन मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी।
तो फ्यूजन के बाद जो मास है वो कम होता है, लेस देन दैट ऑफ द ओरिजिनल मास। तो वो कम होता है, वो क्यों कम होता है? बिकॉज लॉस इन मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। जो मास कम होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों। जैसे व्हेन टू ड्यूट्रॉन्स, जो H2 है, हैवी हाइड्रोजन होते हैं, जो हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं, व्हेन टू ड्यूट्रॉन्स जो हैवी हाइड्रोजन निकले हैं फ्यूज्ड विद ईच अदर, ए ट्राइटोन न्यूक्लियस ऑफ इज फॉर्म्ड। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर एक मास क्या हुआ? लॉस हुआ, लेस हुआ। तो एनर्जी रिलीज बाय फ्यूजन ऑफ हैवी हाइड्रोजन न्यूक्लियस इज मच मोर देन द एनर्जी रिलीज बाय द फिशन ऑफ इक्वल मास ऑफ यूरेनियम 235। समझ रहे आप? जो फिशन प्रोसेस में है, जो एनर्जी रिलीज हुई है उससे ज्यादा जो एनर्जी रिलीज होती है वो फ्यूजन में होती है। फ्यूजन ऑफ हैवी हाइड्रोजन न्यूक्लियस इज मच मोर देन द एनर्जी रिलीज बाय फिशन ऑफ इक्वल मास ऑफ यूरेनियम 235। तो वो एनर्जी फिशन से ज्यादा फ्यूजन में होती है। ये बात समझ लेना आप। जैसे ये और ज्यादा खतरनाक है, फ्यूजन वाली प्रोसेस और ज्यादा खतरनाक है फिशन से। अब देखिए यहां पर फ्यूजन का ये एग्जांपल है, ये हाइड्रोजन बॉम्ब क्या है? इट इज ए न्यूक्लियर फ्यूजन बॉम्ब। जो हाइड्रोजन बॉम्ब होता है इट इज ए न्यूक्लियर फ्यूजन बॉम्ब। और हाइड्रोजन बॉम्ब इज मच मच दैट लार्जर एंड मच वेरी डेंजरस फ्रॉम द एटम बॉम्ब। तो जो हाइड्रोजन बॉम्ब है उसमें कंपैरेटिवली एटम बम के बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, बहुत ज्यादा। अगर हाइड्रोजन बम का विस्फोट है, ऐसी कुछ इस तरीके की चीजें होती हैं, तो ये ज्यादा डेंजरस है एटम बम से दोस्तों। तो देखिए इट इज ए न्यूक्लियर फ्यूजन बॉम्ब। इट इज बेस्ड ऑन द फ्यूजन ऑफ हैवी हाइड्रोजन न्यूक्लियस। Since the fusion takes place at very high temperature and high pressure, an atom bomb is used as igniter along with fusion bombs. In the hydrogen bomb, the process of fusion is uncontrolled. In the hydrogen bomb, the process of fusion is uncontrolled reactions whose application may be proved only destructive. In fact, the source of the boundless energy of the sun is the fusion of light nuclei. तो जो सन में एनर्जी है दोस्तों, फ्यूजन यू, तो वहां पर है SUN, तो ऐसे करके याद कर सकते हो आप। तो ये फ्यूजन। तो द फैक्ट है सोर्स ऑफ द बाउंडलेस एनर्जी ऑफ द सन, जो सन की बाउंडलेस एनर्जी है वो क्या है? एक फ्यूजन ऑफ लाइट न्यूक्लियस का ही पार्ट है। फ्यूजन ऑफ लाइट न्यूक्लियस का पार्ट है जो सन की एनर्जी है। गॉट माय पॉइंट? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्या है। चलिए इसके कुछ एप्लीकेशंस पे पहले कुछ पॉइंट्स देखते हैं, इसके की पॉइंट्स पे चर्चा करते हैं जो इंपॉर्टेंट है। क्या है की पॉइंट्स? नंबर 1, इट्स रिक्वायर extremely हाई टेम्परेचर एंड द प्रेशर। इसका जो टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है इज वेरी वेरी एक्सट्रीमली हाई एंड द प्रेशर इज ऑल्सो हाई, मिलियंस ऑफ डिग्री सी में होता है। सेकेंड, प्रोड्यूस मोर एनर्जी देन फिशन। जो फिशन में एनर्जी आती है उससे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है किसमें? फ्यूजन में दोस्तों। प्रोड्यूस मोर एनर्जी देन फिशन। नंबर 3, इट अकर्स नेचुरली इन द सन एंड स्टार्स। जो तारे हैं, स्टार्स हैं, उनमें नेचुरली अकर होता है। कंसिडर्ड ए क्लीन एनर्जी सोर्स, वेरी लिटिल रेडियो एक्टिव वेस्ट रहता है, यानी कि इट इज कंसिडर्ड ए क्लीन एनर्जी सोर्स, इट हैव वेरी लिटिल रेडियो एक्टिव वेस्ट। तो फ्यूजन में जो है रेडियो एक्टिव वेस्ट बहुत ही कम होता है। कुछ इसके एप्लीकेशंस पर चर्चा कर लेते हैं। इधर ही एप्लीकेशंस की बात करेंगे। एनर्जी प्रोड्यूस इन द सन एंड स्टार, ये मैंने बताया। हाइड्रोजन जिसे बोलते हैं थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब में, मैंने बताया हाइड्रोजन बॉम्ब में ये क्या करता है? न्यूक्लियर फ्यूजन ही वर्क करती है ये। और एटम बॉम्ब में न्यूक्लियर फिजन, FI वाली। और नेक्स्ट है फ्यूचर, जो फ्यूचर फ्यूजन है, फ्यूचर फ्यूजन पावर प्लांट्स, एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर्स होते हैं लाइक टोकामाक। क्या होते हैं? जो टोकामाक्स वगैरह हैं चाइना वगैरह में, उनमें ये यूज होता है फ्यूचर फ्यूजन पावर प्लांट्स, जिसके न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से वो प्लांट्स डेवलप होंगे इन फ्यूचर दोस्तों, डेवलप हो सकते हैं। ये इसके एप्लीकेशन हैं। हाइड्रोजन बॉम्ब हो गया, एनर्जी प्रोडक्शन इन द सन एंड स्टार्स हो गया, एंड द फ्यूचर फ्यूजन पावर प्लांट्स विच आर वेरी एक्सपेरिमेंटली रिग्ड इन द लाइक टोकामॉक। जैसे आपने देखा होगा एग्जांपल टोकामॉक, जो चाइना वगैरह ने, जापानीज ने बहुत सारा टेम्परेचर इस फ्यूजन से, बहुत एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर और प्रेशर डेवलप किया था। गॉट माय पॉइंट? ये उसकी बात हो रही है। गॉट माय पॉइंट? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है उसकी चर्चा करते हैं। चल पता नहीं कहाँ पहुंच गया ये भाई, कहाँ पहुंच गया ये। चलो नहीं इधर ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं क्या है।
ये हो गया पूरा एप्लीकेशन कंप्लीट। अब देखते हैं इधर कुछ एनपीटी वगैरह जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है उसकी चर्चा करेंगे, जो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है, उसकी बात करते हैं। एनपीटी से क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिल जाएगा, तो एनपीटी पे चर्चा करेंगे दोस्तों। क्या है एनपीटी? द ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, द ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स कॉमनली नोन एज द एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी और एनपीटी is the centerpiece of global efforts to prevent the spread of nuclear weapons, to promote cooperation in the peaceful use of nuclear energy, and to further the goal of nuclear disarmament and the general and complete disarmament. The NPT was opened for signature in 1968. तो जो NPT थी यानी कि वो 1968 में क्या हुआ, ओपन की गई थी एंड एंटर इनटू फोर्स ऑन 5 मार्च 1970। तो इसको एंटर कब किया गया, कब फोर्स में आई, 5 मार्च 1970 को। ऑन 11 मई 1995 1995 में द ट्रीटी वाज एक्सटेंडेड इनडेफिनिटली। 1995 में ट्रीटी को इनडेफिनिट टाइम के लिए एक्सटेंडेड कर दिया गया। आफ्टर दैट 189 यूएन मेंबर्स स्टेट्स एज वेल एज 2 ऑब्जर्वर्स नेमली द होली सी एंड द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन have become parties to the NPT. However, one of these states, North Korea, and the withdrawn from the NPT in 2003. तो नॉर्थ कोरियंस एनपीटी से 2003 में विड्रॉ कर चुके हैं एंड द एनपीटी इज द मोस्ट वाइडली अडेयर्ड टू ट्रीटी इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड न्यूक्लियर डिसarmament. The treaty defines nuclear weapons state as those that have built and tested a nuclear explosive device before 1 January 1967. These are the United States, Russia, and the United Kingdom, France, and China. North Korea, which acceded in 1985 but never came into compliance, announced its withdrawal from the NPT in 2003 following detonations of nuclear device in violation of core obligations. गवर्नमेंट। तो ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हो, सो नॉट सो मच इंपोर्टेंट। गवर्नमेंट। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट कॉम्प्रेहेंसिव, ये करते हैं CNTBT की बात करते हैं, CTBT होती है द कॉम्प्रेहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी का। इट इज ए मल्टीलेटरल ट्रीटी दैट बैन्स न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट, एक्सप्लोजन एंड एनी अदर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन फॉर बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री पर्पज, बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री पर्पज इन ऑल एनवायरमेंट्स. It was adopted by the United Nations General Assembly on 10 September 1996, but has not entered into force as 8 specific nations have not ratified the treaty. Of the 44 states included in the Annex 2 of the treaty required for entry into force of the CTBT, all have signed with the exception of the Democratic Republic of Korea, India and Pakistan. 5 of the 44 Annex 2 states have signed but not ratified the CTBT. They are China, Egypt, Iran, Israel, and the United States. While Russia signed and ratified the treaty but subsequently withdrew its ratification prior to its entry into force. I hope you got my point. ये था आपका CTBT. ये सारी चीजें मैंने बताई हैं। इसको UNG यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 10 सितंबर 1996 को एडॉप्ट किया था दोस्तों। गॉट माय पॉइंट? ये डेट्स याद रखना जो बहुत जरूरी है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे, जो क्वेश्चन आंसर्स प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए उसकी बात करेंगे। क्या है ये क्वेश्चन आंसर्स, इनकी चर्चा करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कवरी ऑफ मेसन, दूसरा है डिस्कवरी ऑफ मेसन, इसको किया था हिडेकी युकावा ने, सही है, हिडेकी युकावा ने डिस्कवरी की थी मेसन की। डिस्कवरी ऑफ पॉजिट्रॉन की बात की थी, ये था CD एंडरसन, ये भी सही है। और थ्योरी ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इन द सन एंड स्टार्स, इसको किया था H.A. बेथे ने। ये मैच करना है आपको दोस्तों। तो जो एनर्जी का जो प्रोडक्शन है इन द सन एंड स्टार्स में, इसकी खोज की थी डिस्कवरी की थी H.A. बेथे ने। पॉजिट्रॉन की जो पॉजिट्रॉन है उसकी डिस्कवरी की थी CD एंडरसन ने, और मैसन की जो डिस्कवरी की थी हिडेकी युकावा। नेक्स्ट है नंबर 4 सिंथेसिस ऑफ द ट्रांसरेनिक एलिमेंट्स, इसकी खोज की थी एनरिको फर्मी। ये गलत है दोस्तों, ये मैच नहीं है, D इज नॉट मैच्ड। In 1935, meson particles were discovered by the Japanese physicist Hideki Yukawa.
Positron, the anti-particle of the antimatter counterpart of the electrons, was discovered by the C.D. Anderson. याद रखना, तो positron क्या है? It is the anti-particles of the antimatter. ठीक है? And C.D. Anderson and the UF Hess in 1932. In 1938, Hans Albert Bethe described the nuclear reactions that power the sun and other stars. In synthesis of transuranic elements, Glenn T. Seaborg played an important role instead of the Enrico Fermi. So the fact that is the attempt to prepare transuranic elements in 1934 in Rome but failed to do so. So D is the option is wrong. Synthesis of transuranic elements, it is not discovered by the Enrico Fermi. So this is correctly incorrect. I hope you got my point. Question number second bank. Which one of the following is not correct? देखिए फर्स्ट देखते हैं. थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वाज propounded by चार्ल्स डार्विन. सेकंड देखेंगे. द ब्रेकिंग अपार्ट ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड फ्यूजन. गॉट माय पॉइंट. अभी मैंने आपको बताया फ्यूजन एंड फिशन के बारे में, शायद आप गलत नहीं करना चाहेंगे. तो ब्रेकिंग अपार्ट ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड फ्यूजन, नॉट फ्यूजन, इज फिजन. दैट इज फिजन. गॉट माय पॉइंट. Dry ice is nothing but solid carbon dioxide. The telephone was invented by Graham Bell. So B is wrong, दोस्तों. B is wrong. Option B is not correct. It is because the breaking apart of the nucleus of an atom is called fission, not fusion. Fission is a process in which the nucleus of an atom splits into smaller parts. Question number 3 देखेंगे. Statement and reason. Ernest Rutherford said in Royal Society that a man will never be able to get nuclear energy. Reasons की बात करें. He was confident that the law of Einstein will fail and the volume will not be converted to energy. Statement and reasons की बात हो रही है. Which is correct? Question number correct देखते हैं दोस्तों. Select the answers in this given below. देखेंगे A. Both A and are true and A is the correct explanation of A. According to the question, both statement and reason are correct. So रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट ए. क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे. देखिए न्यूक्लियर फिजिक्स से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत ही प्यारे हैं. सो प्लीज मिस मत करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना. फ्यूजन और जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, फ्यूजन और फिजन पे क्वेश्चन हमेशा से आते हैं दोस्तों, फ्यूजन और फिजन पर. सो मिस मत करना, इनको थोड़ा डिटेल से उसके एप्लीकेशन और इसके जो फीचर्स हैं उनको देख लेना. चलिए. वन ऑफ दीज पार्टिकल्स इज क्लेम टू हैव इन्वेंटेड which rebut the Einstein's theory of relativity. So they are talking about Einstein's theory of relativity. So this is the microwave photon. The two physicists Gunter Nymsch and the Alphonse Stellhofen of the University of Koblenz, Germany, it is claimed that they had propelled microwave photons faster than the speed of light. This would be the direct violation of a key concept of Einstein's special theory of relativity. So that states that nothing under any circumstances can exceed the speed of light. So answer is A. Microwave photon is have invented like that. So microwave photon. नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5. साइक्लोट्रॉन आर यूज टू एक्सेलरेट. जो साइक्लोट्रॉन है आपको हॉलीवुड की मूवी में देखा होगा, वो क्या करते हैं, तो साइक्लोट्रॉन आर यूज टू एक्सेलरेट द फोटॉन्स. Cyclotron is a machine used to accelerate charged particles such as alpha particles, deuterium, proton, etc., etc., up to a very high speed. So cyclotron is used to accelerate the speed of protons. Question number 6 पे बात करते हैं. Which one of the following can be used to confirm whether drinking water contains a gamma emitting isotopes or not? That is the scintillation counter. Scintillation counter is an instrument for detecting and measuring ionizing radiation by using the excitation effect of incident radiation on a scintillator material and detecting the resultant light pulses. Hence, scintillation counter can be used for detecting gamma emitting isotopes in drinking water. So C is the right answer. Scintillation counter is the right answer for that option. 6 का सी. IAS 1995 में ये क्वेश्चन आया दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे. एनर्जी ऑफ सन इज रिलीज ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन. क्योंकि सन और फ्यू दोनों को एक साथ आप देख सकते हो.
तो आपको आंसर यहाँ से मिल जाएगा। द सन प्रोड्यूस एनर्जी बाय द न्यूक्लियर फ्यूजन इन इट्स कोर सिंस देयर इज ए ह्यूज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इन द कोर। याद रखना, there is a huge amount of hydrogen in the core. These atoms sticks together and fuse into a helium atoms. This energy is then radiated out from the core and moves across the solar system. This is the main source of energy for the sun and the stars. Besides that, the gravitational contractions in stars is also the source of energy. Got my point? जो ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन है जो स्टार्स में होता है वो भी सोर्स, उनकी सोर्स ऑफ एनर्जी का एक पार्ट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, स्टार्स ऑब्टेन देयर एनर्जी फ्रॉम। क्या है? तो स्टार्स अपनी एनर्जी न्यूक्लियर फ्यूजन से लेते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। दूसरा है ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन, केमिकल एक्शन इज नॉट यूज इन द स्टार्स एंड द न्यूक्लियर फ्यूजन इज ऑल्सो नॉट यूज। तो स्टार्स में भी न्यूक्लियर फ्यूजन यूज होता है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो 1 and 2 इज राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। तो न्यूक्लियर फ्यूजन एंड द ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन आर यूज इन द स्टार्स। तो स्टार्स में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है और ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। क्या है 9? द स्टार्स रिसीव देयर एनर्जी फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज द न्यूक्लियर फ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन स्टार्स, दैट इज द हाइड्रोजन चेंज इनटू हीलियम। सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन स्टार्स, दैट इज रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहा हूं। सो हाइड्रोजन चेंज इनटू हीलियम। गॉट इट? सो आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज 11? सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन इज न्यूक्लियर फ्यूजन। नेक्स्ट बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 12? इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर सेल्फ सस्टेन्ड चेन रिएक्शन इज पॉसिबल बिकॉज more neutrons are released in each of the fission reaction. The neutrons immediately take part in the fission process. The fast neutrons are slowed down by the graphite. Every neutrons released in the fission reaction initiate further fission. So more neutrons are released in each of the fission. So that is the process of that. Answer is 1 and 3. So B is the right answer regarding this. So more neutrons are released in each of the fission reaction. That is the answer is 1. Got it? So nuclear reactor, it is formally known as atomic pile. This is the molecular furnace. एक मोलिकुलर जो आणविक भट्टी है उसकी तरह वर्क करता है। यूजेस यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 एज फ्यूल। व्हेन दिस फिसल एटॉमिक न्यूक्लियस एब्जॉर्ब्स ए न्यूट्रॉन, it may undergo nuclear fission. It may undergo nuclear fission, that is called nuclear fission. The heavy nucleus splits into two or more lighter nuclei, releasing it kinetic energy, gamma radiation, and some free neutrons. To reduce the speed of neutrons in this reaction, S2, that is the normal or light water, that is D2O, heavy water, graphite, or beryllium oxide are used as the moderator. This whole process is called self-sustained chain reaction. So this is the self-sustained chain reaction. So statement first and 3 are correct. Regarding this statement 1, 2, 3, 4, answer is 1 and 3. Got the point? Question number 13 पे आते हैं। What is a nuclear reactor? तो what is a nuclear reactor? That is the molecular furnace. That is the molecular furnace. Got it? Question number 14 की बात करेंगे। Which statement is not associated with nuclear fission? First one is neutron induced nuclear reaction, energy generation in stars. Third is the source of energy in nuclear reactor that produce electricity. Fourth, enormous energy release in atom bomb. Which statement is not associated with the nuclear fission? मैंने बताया nuclear fission and the nuclear fusion, these are two reactions in the nuclear physics. So energy generation in stars, it is not associated with the nuclear fission. It is associated with the nuclear fusion. It is associated with the nuclear fusion क्योंकि energy generation in stars and sun, that is called nuclear fusion. The neutron induced nuclear reaction, that is the nuclear fission, and the source of energy in nuclear reactor that produce electricity, that is also nuclear fission. Enormous energy release in atom bomb, that is also nuclear fission. Got my point?
Nuclear fission is a type of reaction in which a heavy atomic nucleus splits into fragments of roughly equal mass, releasing huge amount of energy. In contrast, nuclear fusion occurs when two or more smaller atoms fuse together to form a heavier atom, releasing large amount of energy. Neutrons induce nuclear reaction. Nuclear reactors producing electricity and atom bombs are based on the nuclear fission reactions, whereas energy generation in stars is due to nuclear fusion. That is the answer regarding this. क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? Consider the following statement about nuclear fusion reactors. They work on the principle of fission of heavy nuclei. They usually have tokamak designs. They operate at very high temperature of these. करेक्ट कौन सा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स पे काम करता है? तो दैट इज द सी. ओनली सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट. फर्स्ट इज रॉन्ग. Nuclear fusion reactors work on the principle of fusion of two light nuclei. So statement first is incorrect because this is working on the fusion, not fission. Fusion पे work करता है. Nuclear fusion reactions are called the thermonuclear reactions because they operate at very high temperature. Usually, nuclear fusion reactors have tokamak design. आर ओ का क्वेश्चन है 2016 में आया हुआ. क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे. The difference between nuclear reactors and the atom bombs is that the chain reaction in nuclear reactors is controlled. So the chain reaction process used in the nuclear reactors and atom bombs both release vast amount of energy, but the manner in which the energy is controlled and utilized is different in both the cases. In nuclear reactors, the reaction is moderate and controlled for peaceful purpose, while in nuclear bombs, the reaction is uncontrolled. So answer is B. B is the right answer regarding this. क्वेश्चन नंबर करेंगे 17 की बात. क्या है 17? क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करते हैं. क्या है 17? 17 सॉरी. With reference to the radioactivity, which of the following statement is are correct? They are talking about radioactivity. So radioactivity is a nuclear property, that is right. And the hydrogen bomb is prepared on the principle of nuclear fission. Not दोस्तों. हाइड्रोजन बॉम्ब एंड द सन की जो एनर्जी है या स्टार्स की एनर्जी है, सो इट इज द प्रिपेयर्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, नॉट न्यूक्लियर फिशन. सेकंड इज रॉन्ग. आंसर इज 1. So radioactivity is a nuclear phenomena in which an unstable atomic nucleus undergoes a decay. In this process, unstable atomic nucleus loses energy by radiation. It is the process of spontaneous emission of alpha, beta, gamma radiations from the nuclei of an atom. Hence, first statement is correct. Statement second is incorrect as hydrogen bomb is prepared on the principle of nuclear fusion in which nuclei of isotopes of hydrogen combine under extremely high temperature to form helium nucleus. To form helium nucleus. So this is the process of the hydrogen bomb. क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं. इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, IAS 22 में क्वेश्चन है. विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट क्या है? मोनाजाइट इज ए सोर्स ऑफ रेयर अर्थ. मोनाजाइट कंटेन थोरियम. Monazite occurs naturally in the entire Indian coastal sands in India. And in India, government bodies only can process or export monazite. Which of the statement given above are correct? देखिए, monazite is a source of rare earth, that is right. एंड मोनाजाइट कंटेन्स थोरियम, उसके पास थोरियम होता है, ठीक है. मोनाजाइट के कुछ पार्ट्स में थोरियम होता है. मोनाजाइट अकर्स नेचुरली इन द एंटायर इंडियन कोस्टल, नहीं. मोनाजाइट एंटायर इंडियन कोस्टल सेंस में नहीं होता है, ये रॉन्ग है. उसे केरला वाले इलाके में पाया जाता है. इन इंडिया गवर्नमेंट बॉडीज ओनली कैन प्रोसेस फॉर एक्सपोर्ट मोनाजाइट, दैट इज राइट. तो आंसर इज 1-2 ऑल. मोनाजाइट इज ए कॉम्प्लेक्स रेडिश ब्राउन फॉस्फेट ऑफ थोरियम and rare earth minerals, helium, palladium, indium वगैरह वगैरह, and this is radioactive in nature. In India,
Monazite is the principal source of rare earth and thorium. Monazite bearing economic heavy minerals deposits are found along the coastal and inland placer sands of the country. However, monazite is not found in entire Indian coastal sands. Atomic Minerals Directorate for the Exploration and the Research, that is called AMD, a constituent unit of Department of Atomic Energy, has so far the established of 13.15 million tons as per the latest available estimates of monazite contained in deposits in the coastal beach places sands in parts of Kerala, Tamil Nadu, Odisha, Andhra Pradesh, Maharashtra, and Gujarat, and in the inland alluvium in parts of Jharkhand, West Bengal, and Tamil Nadu. These deposits have been formed naturally due to littoral action of sea waves coupled with wind action. In India, private firms are restricted from processing or exporting monazite. So private firms are restricted from processing or exporting monazite. And the monazite is a strategic mineral and cannot be sold in the commercial market. It is prescribed substance to be handled by the DEE. IREL, Indian Rare Earth Limited, a government of India undertaking under DEE and KMML, the Kerala Minerals and the Metals Limited. A Kerala state government undertaking are actively engaged in mining and processing of beach and minerals from placer deposits. So this is the right answer regarding this. Question number 19 पे आते हैं. The important nuclear fuel available in India in abundance is thorium. In abundance is thorium. India is one country that has an abundance of an important nuclear fuel thorium. According to the Department of Atomic Energy, the resource estimate of monazite प्रिंसिपल सोर्स होता है इसका थोरियम इन इंडिया जो है मोनाजाइट अभी मैंने बताया जो केरला तमिलनाडु उड़ीसा आंध्र प्रदेश जैसे कोस्टल रीजन्स में पाया जाता है गॉट पॉइंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट विच हैज बीन फाउंड टू हैव लार्ज रिजर्व्स इन इंडिया इज थोरियम गॉट पॉइंट थोरियम जो है इसके लार्ज रिजर्व्स इंडिया में पाए जाते हैं जैसा कि आपसे बात हुई थी अभी गॉट पॉइंट चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पाते हैं IS 12 का क्वेश्चन है To meet its rapidly growing energy demand, some opine that India should pursue research and development on thorium as the future fuel of nuclear energy. In this context, what advantage does thorium hold over uranium? क्या है? First, thorium is far more abundant in nature than uranium. Second, on the basis of per unit mass of mined mineral, thorium can generate more energy compared to natural uranium. Third, thorium produce less harmful waste compared to uranium. Which of the statement given is above are correct? The answer is 1, 2, 3. Answer is 1, 2, 3. Got my point? Thorium is more abundant in Earth's crust than uranium. थोरियम जो है प्रचुर मात्रा में है अर्थ के क्रस्ट में कंपेरेटिवली गॉट इट तो ये थोरियम इज मोर अबंडेंट इन अर्थ के क्रस्ट में थोरियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है कंपेरेटिव टू यूरेनियम एट ए कंसंट्रेशन लेवल देखें तो 0.006% वर्सेस 0.0018% फॉर यूरेनियम मतलब अप्रॉक्स देखा जाए तो ये यूरेनियम से 3 टाइम्स ज़्यादा पाया जाता है थोरियम ऑन द बेसिस ऑफ पर यूनिट मास ऑफ माइंड मिनरल thorium can generate more energy compared to natural uranium. And the thorium cycle exclusively allowed thermal breeder reactor जो होता है opposed fast breeders and the thorium cycles does not irradiate uranium 238 and therefore does not produce ट्रांसरेनिक यानी कि बिगर देन यूरेनिक जो ट्रांसरेनिक होता है जिसे बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक यानी कि वो यूरेनियम से ही होता है so therefore does not produce transuranic bigger than uranium atoms like plutonium, americium and curium etc. And these transuranics are the major health concerns of long-term nuclear waste. Also the thorium fuel generates
No new bomb usable materials in the waste profile. That is the thorium. क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है? चलिए लेट्स चेक. India, despite having uranium deposits, depends on coal for most of its electricity production. देखिए इंडिया के पास यूरेनियम डिपॉजिट्स होने के बावजूद वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए कॉयल पर डिपेंड है. सेकंड, uranium enriched to the extent of at least 60% is required for the production of electricity. Which one of the following is correct in respect of the above statement? The answer is C. Statement first is correct but statement second is incorrect. Got my point? कि जो यूरेनियम का एनरिचमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, इतना नहीं चाहिए, वो गलत है. सेकंड क्या है? इनकरेक्ट है. फर्स्ट इज करेक्ट कि इंडिया का है कि यूरेनियम डिपॉजिट्स होने के बावजूद भी वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए कॉयल पर डिपेंड है. गॉट माय पॉइंट? देखिए यहाँ पढ़िए. स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट है. यूरेनियम एनरिच टू कंसंट्रेशन अबव 0.7% बट लेस देन 20%. Uranium 235 is defined as low enriched uranium. Most civil and the commercial nuclear reactors uses LEU. LEU, that is low enriched uranium. That is about 3 to 5% uranium 235 for the production of electricity. Uranium enriched is more than 20% of uranium 235 is defined as highly enriched uranium, which can be used in the nuclear weapons. All HEU, highly enriched uranium weapons usable, but the lower the enriched level, the greater the amount of material required to achieve a critical mass. The amount of material required to build a bomb. States with nuclear weapons typically use so-called weapons grade HEU, which is typically defined as 90% HEU or above to minimize weapon size. So second is incorrect regarding this. Come to the question number 23. Which of the following element is not included as a nuclear fuel? That is the cadmium. Cadmium is that element which is not included as a nuclear fuel. So cadmium is the answer. You can use the thorium and uranium and the plutonium. So you can use in the nuclear fuel as a nuclear fuel. The thorium, plutonium and uranium are radioactive elements which are used as nuclear fuels. Cadmium is not a radioactive element. So got my point. Cadmium is not a radioactive element. Cadmium rods are used as a neutrons absorber in nuclear reactors, control rods and sealed. 24 की बात करेंगे. आइडेंटिफाई द मिनरल्स नॉट एसोसिएट विद द एटॉमिक पावर. दैट इज द क्रोमियम. क्योंकि क्रोमियम is not associated with the atomic power, which is are not used to as a nuclear fuel. So monazite is a primary ore of thorium which can be used as a nuclear fuel, and the beryllium oxide, it is used as a moderator in nuclear reactors. तो beryllium जो beryllium oxide है, beryllium oxide which are used as a moderator in nuclear reactors. So chromium is not used in the atomic power. Monazite, thorium and all these things and beryllium oxide is used as a moderator. Come to the question number 25. Which of the following is not a fuel element? That is the helium. All the radioactive element, uranium, radium and thorium, these are the radioactive element. It can be used as the nuclear fuel. Helium is an inert gas. Helium is like inert gas. It does not form compounds or react with any other element. Got it? Come to the question number 26. Which one of the following cannot be used as a nuclear fuel? So answer is calcium, uranium, thorium and plutonium is the radioactive elements. So you can use that. The most common fissile nuclear fuels are uranium 235 and the plutonium 239. कई बार यूरेनियम 239 भी आता है, लेकिन यूरेनियम 235 and the plutonium 239 and thorium is more abundant in nature than uranium. So thorium can be used as a nuclear fuel through breeding to uranium 2333, uranium 233, and the calcium is not used as a nuclear fuel. So answer is C. Come to the question number 27. What is 27? Which is not used as a atomic fuel? So answer is lead, uranium, plutonium and thorium. You can use that. Radioactive elements. These are the radioactive elements.
The principle of atomic bomb is based on the nuclear fission, which are used in the nuclear fission, not fusion. Atomic bomb is the based on the nuclear fission, and the hydrogen bomb, which are used by the and used on the based on the nuclear fusion. Stars and sun is also used nuclear fusion process. So nuclear weapon a device designed to release energy in an explosive manner, which is result of the nuclear fusion, or a combination of the both process. The principle of atomic bomb is based on nuclear fission, while fusion weapons are referred or thermonuclear bombs or hydrogen bombs. It enriched uranium or plutonium is used as fissile material in atomic bomb. So answer is B. Come to the question number 29. Which of the following is used in the preparation of nuclear bombs? This is the uranium. 30. The working principle of atom bomb is nuclear fission, not fusion. Atomic bomb परमाणु बम जिसे बोलते हैं, so it is used in the fission, not fusion of uranium, and the working principle of hydrogen bomb is nuclear fusion of deuterium. हाइड्रोजन बम की मैं बात करता भी, तो दिस इज यूज इन द न्यूक्लियर फ्यूजन प्रिंसिपल. हाइड्रोजन बॉम्ब्स enormous explosive power results from an uncontrolled self-sustaining chain reaction. This is the uncontrolled, in which isotopes of hydrogen like deuterium and tritium, it is combined under the extremely high temperature and the high pressure to form helium in a process known as nuclear fusion, which are used by the hydrogen bomb. So this is the uncontrolled self-sustaining chain reaction. Come to the question number 31. Hydrogen bomb is based on the principle of uncontrolled fusion reaction. What my point? Uncontrolled fusion reaction. Hydrogen bomb was developed by hydrogen bomb was developed by Edward Taylor. It's very important. Hydrogen bomb is developed by Edward Taylor. Edward Taylor, one of the most famous scientists of 20th century, was known as the father of hydrogen bomb. He was born on January 1908 in Hungary. In November 1952, the United States conducted its first nuclear test of a fusion bomb or hydrogen bomb at Eniwetok in Marshall Island. याद रखना, ये Eniwetok ये यूएसए का एक हाइड्रोजन बम का एक्सपेरिमेंट था, फ्यूजन बम का. Eniwetok. Got it? Enriched uranium is natural uranium in which radioactive uranium 235 isotope is increased artificially. Enriched uranium का मतलब यही है कि जहाँ पर रेडियो एक्टिव है उसके आइसोटॉप्स को इंक्रीज किया जाए आर्टिफिशियली या ह्यूमन के द्वारा, ह्यूमन मेड तरीके से. Enriched uranium is a type of uranium in which the proportion of the uranium 235 isotopes has been increased from the natural level, the process of isotope separation. 34 की बात करेंगे. द अल्टीमेट प्रोडक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूरेनियम इज लैट. अल्टीमेट प्रोडक्ट, तो यूरेनियम इज द फर्स्ट इन ए लॉन्ग चेन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. तो लॉन्ग चेन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट दैट डिके अंटिल द स्टेबल एलिमेंट लेड इज फॉर्म, नॉट लीड, लेड इज फॉर्म. तो इसका जो अल्टीमेट प्रोडक्ट होता है रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन का, दैट वाज यूरेनियम का, दैट वाज लेड. द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज 4 months. How much time it will take it to decay 3/4 of the substance? That is 3 months. B. B is the answer. So 8 months. It is 8 months. Answer is B. Got my point? देखते हैं क्या. हाफ लाइफ यानी कि T1/2 इज 4 months. So after decay of 3/4 of part, remaining quantity is 1/4 according to the formula. तो आंसर इज 8 month. IAS उत्तराखंड PCS 24 में आएगा क्वेश्चन है. वेरी गुड. Hence 3/4 of the substance will decay in 8 months. N is equal to N0 in like formula hai, so you got it, and you got is use this formula. The half life of a radioactive element is 5 years. Then the fraction of the radioactive substance that remains after 20 year age, that was 1/16. Half life T1/2 is equal to 5 years. 20 years is equal to 20/5 into 4 into T1/2. 4 into T1/2 is equal to 4.
But this is 1 by 2 is equal to p power 4. That is 1 by 16. Got my point? The half life of a radioactive substance is 10 days. It means there will be decay of 3-4 part of substance in 20 days. Got my point? The answer is C. Which one of the following is not radioactive? Astatine, francium, tritium, and zirconium. So zirconium is not the radioactive. Zirconium is not radioactive. Astatine is also, and the francium and the tritium. These are the radioactive elements, but zirconium is not a radioactive element. Zirconium, that is UZr, whose atomic number is 40, is not a radioactive element. Generally, those elements whose atomic number are above 80, याद रखना. Generally, whose atomic number are above 80 are considered as radioactive elements except technetium, technetium, that is 43, and the promethium, that is 61. These are the exceptions. So technetiums, that is atomic number 43, and the promethium, that is atomic number is 61. These are the radioactive elements. Promethium and the technetium. They both are radioactive elements whose atomic number is less than 80. According to the question, astatine atomic number 85, francium atomic number 87 are radioactive element, while tritium, that is tritium, is a radioactive isotope of hydrogen. Which uranium isotope is used in nuclear power plant to produce electricity? That is uranium 235. Uranium 238 and the uranium 235, which has 143 neutrons, which has 143 neutrons, are the most common isotope of uranium. Uranium 235 is the isotope of uranium that is used in nuclear reactors. Natural uranium contain only around 0.7% of uranium 235, and most nuclear reactors requires a uranium 235 concentration of between 3% and 5%. The process of increasing the concentration of uranium 235 is called enrichment. So you got my point? In nuclear power plants, to produce the electricity, the uranium 235 are be used. Which metal can be used for producing electricity? That is uranium. Uranium 235 can theoretically produce about 20 terajoule of energy, which is equivalent to 15 tons of coal. Radioactive substance emits alpha, beta, and the gamma. Alpha, beta, gamma rays, all the above. Radioactive elements are elements that have an unstable nucleus. These are the unstable nucleus. When the nucleus are considered unstable, they radiate alpha, beta, gamma radiations and is converted into a stable element. So these are the alpha, beta, gamma is the stable element. This type of radiation is invisible for naked eye. यानी आप इनको आंखों से नहीं देख सकते हो. What happens if the control rods are not used in a nuclear reactors? The reactors will stop working. Chain process would go out of bounds. Yes. जो चैन रिएक्शन है उसमें यूज होता है. तो चैन रिएक्शंस, चैन प्रोसेस वुड गो आउट ऑफ बाउंड्स, देन यू कैन नॉट यूज द कंट्रोल रोड्स. अगर आप कंट्रोल रोड्स यूज नहीं करें तो जो चैन प्रोसेस है जो स्टेबल है वो क्या हो जाएगी? आउट ऑफ बाउंड हो जाएगी. Control rod constitute a real-time control of fission process, which is crucial for both keeping the fission chain reaction active and preventing it from accelerating beyond control. वो दोनों काम करती है. बोथ आर यूज. प्रिवेंटिंग इट एंड द कीपिंग द फिशन चेन रिएक्शन एक्टिव. उसको एक्टिव भी रखती है और प्रिवेंट भी करती है. These rods are composed of chemical elements such as boron, ठीक है, सिल्वर, इंडियम एंड द कैडमियम. तो बोरान का यूज होता है, सिल्वर हो गया, इंडियम हो गया एंड कैडमियम, which are used for that in reactors. Which one of the following is India's first nuclear plant? That is Tarapur. Tarapur Atomic Power Station was the first nuclear power plant established in India, which becomes operational in 1969. 1969. It is situated in the Palghar district of the Maharashtra. Its original capacity was 320 megawatt, but in 2005,
Two 540 megawatt pressurized heavy water reactors were also operationalized at Tarapur. So इसकी कैपेसिटी अभी फिलहाल बढ़ चुकी है. India's first atomic power station is Tarapur Atomic Power Station. India's first nuclear reactor, that is APSA, in 1956, Cyrus 1960. ये मैचिंग में आ सकता है, तो 1956 that was APSA, and the Cyrus it was in 1960. Were established at BRC in Trombay. However, they are just only research reactors. So according to the question, we considered Tarapur Atomic Power Station in 1969, which are first India's atomic power station, 1969. Got it? Who is the president director of Bharat? तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑफ सितंबर में चेंज हुआ है, ये है विवेक भसीन. हो सकता है अभी भी चेंज हो. करंट का क्वेश्चन है, करंट अफेयर का, सो यू कैन यूज दैट. व्हाट आर द लिंक्स बिटवीन दुर्बा, पूर्णिमा एंड द साइरस? दे आर द इंडियन रिसर्च रिएक्टर्स. ऑब्वियस. तो दे आर इंडियन रिसर्च रिएक्टर्स. आंसर इज ए. तो दुर्बा, पूर्णिमा एंड द साइरस आर द इंडियन रिसर्च रिएक्टर्स. तो दुर्बा, Purnima and the Cyrus are Indian research reactors. Purnima first, second, third are were indigenously designed reactors. All of these three reactors were decommissioned decades ago. Cyrus was a heavy water tank reactor fueled with 10 tons of natural uranium and the generating about 40 megawatts of thermal power. It was supplied by Canada. So go to your point. Supplied by Canada and became fully operational in 1960. This reactor was permanently shut down in 2010, while Dhruva's heavy water tank reactors, fueled with 6.5 ton of natural uranium, indigenously supplied and generating 100 megawatt of power. Which fuel is used by the nuclear reactors in India? Uranium 238 and also uranium 235. So basically in India we use natural uranium. We use natural uranium as a nuclear fuel. Natural uranium refers to uranium with the same isotopic ratio as found in nature. It contains around 0.7% uranium 235, about 99.28% uranium 238, and the trace amount of uranium 234, about 0.005%. So thus in India we use low enriched natural uranium is uranium 238. Shiv Samudram and the Kalpakam are respectively important for hydel power and nuclear energy. So Shiv Samudram are used for the hydel power and the Kalpakam is for nuclear energy. Hydel power which are used in the water, river Kaveri and all. So Karnataka established its first hydroelectric power plant in Shiv Samudram across the river Kaveri in 1902. So it is on the river Kaveri in 1902. Located in Tamil Nadu, Kalpakkam is famous for its nuclear power plant and research installations. So you got a point. Kalpakkam is famous for the due to nuclear power plant. Got it? Kalpakkam, which are is in Chennai, Tamil Nadu. Kalpakkam, Chennai, Tamil Nadu is known for its nuclear plants and the affiliated research installation. These includes the Madras Atomic Power Station in nuclear power plant and the Indira Gandhi Center for Atomic Research established in 1971. An affiliate of the Department of Atomic Energy and the Bhabha Atomic Research Center, that is a BRC. BRC, that is called Bhabha Atomic Research Center. Madras Atomic Power Station is a comprehensive nuclear power production, fuel reprocessing and waste treatment facility that includes plutonium fuel fabrication for the fast breeder reactors. It is also India's first fully indigenously constructed nuclear power station with two units each generating 220 megawatt of electricity operated by NPCIL. And the Kalpakkam is also home to India's first large-scale fast breeder reactor of 500 megawatt under construction, called the prototype fast breeder reactors, operated by Bhavani, and will also be the site of the first two fast breeder reactors, 600 commercial fast breeder reactors. A beachhead at Kalpakkam also hosts India's first Indian specialized light water reactors, that is PWR. So this is the answer that.
क्वेश्चन नंबर 50 आएंगे। द इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड इन तमिलनाडु। इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो तमिलनाडु में है। द फ्यूल यूज इन द फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर्स एट कलपक्कम इज plutonium. The reactors designed based on the French reactors Rhapsody, क्या नाम है इसका, Rhapsody। तो ये जो रिएक्टर्स हैं बेस्ड ऑन द फ्रेंच, यानी कि फ्रांस के जो रिएक्टर हैं Rhapsody के उस पर डिजाइन पर बेस्ड है। विच with several modification it uses plutonium uranium carbide developed indigenously as the driver fuel and went critical 18 October 1985. Question number 52. Which one of the following coolant is used in the fast breeder test reactor at Kalpakkam? This is the liquid sodium. You got my point? And याद रखें इसको, liquid sodium. Which one of the following coolant? The coolant is used in the fast breeder test reactor at Kalpakkam. That is liquid sodium. So answer is D. Fast breeder test reactor at Kalpakkam is being operated on experimental basis since 1985. It uses uranium and plutonium mixed carbide fuel. The fast breeder test reactor uses liquid sodium. Liquid sodium as coolant, which is reactive with air or water. The reactor uses a coolant that removes heat from the core where the fuel is processed and carry it to an electrical generators. Coolant also serves to maintain manageable pressures within the core. Got my point? Question number 53 देखते हैं. What is true for Kalpakkam? What is true for Kalpakkam fast breeder reactor? देखिए ऑप्शन. In it, natural uranium will be used as fuels. Got it? Second है, in it plutonium carbide and natural uranium carbide mixtures will be used as a fuel. Third है, more than 200 megawatt atomic electricity will be produced from it. आंसर पूछ रहे 1 2 3, तो very good. Answer is 1 and 3. Second is wrong. क्योंकि नेचुरल यूरेनियम विल बी यूज एज ए फ्यूल इन द कल्पक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, बट प्लूटोनियम कार्बाइड and natural uranium carbide mixture will not be used. Third is also right, कि more than 200 megawatt atomic electricity will be produced from it. ये पढ़ सकते हो, मैंने ऊपर भी बताया कि फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर्स इज ऑपरेटेड सिंस 1985 एट द इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च सेंटर, कहाँ पर है, कलपक्कम तमिलनाडु में. इट हैज द कैपेसिटी ऑफ 13 megawatt and uses plutonium uranium carbide as fuel and liquid sodium as coolant. Got it? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं. Which one of the following is not correctly matched? Indira Gandhi Center for Atomic Research in Kalpakkam, that is right. Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research in Hyderabad, that is also right. थर्ड की बात करेंगे. What is third? Harish Chandra Research Institute in Chennai, that is wrong. It is a premier institute which are research for mathematics and physics located in Prayagraj in UP, Uttar Pradesh. So third is wrong. Saha Institute of Nuclear Physics, that is Kolkata, that is also right. So Harishchandra Research Institute is a premier institute dedicated research in mathematics and in theoretical physics. It is located in Prayagraj, Uttar Pradesh and is funded by Department of Atomic Energy, Government of India. Consider the following organization: Atomic Minerals Directorate for Research and Exploration, Heavy Water Board, Indian Rare Earth Limited, Uranium Corporation of India. Which of these are under the Department of Atomic Energy? These are the four. All these are under the Department of Atomic Energy. Answer is 1 2 3 4. All of the above institutes are under the Department of Atomic Energy organizations and their headquarters. Atomic Minerals Directorate for Research and Exploration in Hyderabad. Second, Heavy Water Board is Mumbai, and Indian Rare Earth Limited, that is in the Mumbai, or Uranium Corporation of India Limited, that is in जादूगुड़ा, ये कहाँ है, झारखंड में. Correct? So this is answer D. Very अच्छा, very good question.
Heavy water is manufactured in India is Trombay. The heavy water board at Trombay, Mumbai oversees the production of heavy water which is used in the nuclear reactors. It has seven heavy water plants of the Tuticorin, Kota, Baroda, Thal, Talchar, Manuguru, and Hazira. These are the seven heavy water plants. List one को list two से match करना है. Atomic power station in the state of situation Kalpakkam, which are in Tamil Nadu, Narora in Uttar Pradesh, Kalpakkam in Tamil Nadu, Kakarpada in Gujarat, and Trombay in Maharashtra. Kakarpada in Gujarat. So answer is 3124. So B is right answer regarding this. So Kalpakkam is a small town in Tamil Nadu, mostly famous for the nuclear power plants and research installation. And the Narora is located on the bank of river Ganga in district Luenses, Uttar Pradesh. It is also found for this nuclear power plant. And the Kakarpala Atomic Power Station is a nuclear power station lies in the proximity of the city of Vyar. This is the Vyar in the near Surat, in the state of Gujarat. Trombay is the northeastern suburb in Mumbai. India it is famous for the Bhabha Atomic Research Center, that is BRC. Got it? Question number 58. Which one of the following is not correctly matched? Rajasthan Atomic Power Station in Udaipur is not. Rajasthan Atomic Power Station is Rawat Bhata. It is in Rawat Bhata, Kota, Rajasthan. Navara Atomic Power Station in Uttar Pradesh, Madras Atomic Power Station in Kalpakkam, and the Kega, it is in Karnataka. So answer is A, जो correctly match नहीं है. 59 की बात करेंगे. Which is not a correct match? Nuclear plant and states Kalpakkam in Tamil Nadu, Kakarpala Gujarat, Kega in Karnataka, not Tamil Nadu, Karnataka. Navara in Uttar Pradesh. So Kega nuclear power plant जो है King KGS, King Kega generating station is situated in the Uttar Kannada district of the Karnataka, not in the Tamil Nadu. Question number 60 पे आते हैं. What is 60? The atomic power plants are located at. Select the correct answer from the codes given below. This is Narora and this is the Kalpakkam. Ghatsala and Nangal is the atomic power plants. So answer is B. 1 and 3 is right answer. Atomic power plants are located at the both Narora and the Kalpakkam. This is the Madras Atomic Power Station. It's located in Kalpakkam, about 20 kilometers south of Chennai. It is India's first fully indigenously constructed nuclear station. It has two units of 220 megawatt capacity each, and on the other hand, Narora Atomic Power Station located in Narora, Uttar Pradesh. It has two units of 220 megawatt capacity each. So answer is B is correct. Which one of the following atomic plants of India is located in the 4 seismic zone? That is Narora. Narora Power Station located in the 4 seismic zone. Kalpakkam is located in the 2nd seismic zone. ये अर्थक्वेक की इंटेंसिटी की बात हो रही है. The Kega and Tarapur are located in the 3rd seismic zone. The atomic power plant which became active recently is located at Kega. Kega Power Station is a nuclear power generating station situated at Kega near the river Kali in Uttar Kannada districts of Karnataka. Its second unit of 220 megawatt was dedicated to the nation in March 2000. Presently, it has 4 units of 220 megawatt capacity, each working properly, and among them, the fourth unit was started in 20 January 2011. On 17th March 2025, NPCIL achieved first synchronization of India's latest 700 megawatt pressurized heavy water unit at Rawat Bhata in Kota, Rajasthan. Russia has agreed recently to construct how many units of nuclear reactors at Kudankulam in Tamil Nadu? That is 6. In Kudankulam, Tamil Nadu, Turnovelli, Tamil Nadu, to 1000 megawatt pressurized water reactor unit based on Russian technology are being erected in phase 1 of the project. Additional 4 units are scheduled to be added as per the agreement signed between India and Russia in December 2008. At present, 2 units of 1000 megawatt each are operationalized here. Unit 3 and 4, 1000 megawatt each, are expected to start commercial operation in 2026. Construction of Unit 5 and 6 commenced in June 2021, which is scheduled to be completed by 2026 and 27. So answer is D, 6 unit. The functions of heavy water in a nuclear reactor is to slow down the speed of neutrons. Heavy water, that is due to
Also called deuterium oxide, contains a larger than normal amount of hydrogen, is isotope deuterium. It is used as moderators in the reactor to slow down the neutrons produced in fission so that the chain reaction can be sustained. Many reactors also use light water or normal water, graphite or beryllium oxide as moderators. In India, mainly heavy water is used as moderator in nuclear reactors. Which one of the following is used as moderators in nuclear reactors? That is the heavy water and also the ordinary water. Both are used. Which one of the following is used as a moderator in nuclear reactors? That is graphite and ordinary water. Both are used. Graphite used in the nuclear reactor as a moderator. As a moderator. Got my point? Fast breeder reactor is a nuclear reactors which produce electricity by fission process. By fission process. मैंने दोनों प्रोसेस को बताया है, फ्यूजन एंड फिशन. आप देख सकते हो, समझ सकते हो. अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना. A fast breeder reactor is nuclear reactor which produce electricity by the fission process. This type of reactor produce more fissile material that it burns. A breeder reactor is that which produce more fissionable material than it burns. So answer is C. Got it? ये देख सकते हो आप यहाँ पर. 71 पे आएंगे. Which of the following nuclear power plant has the highest total installed capacity? That is Kudankulam. C. क्या C? With a total installed capacity of 2000 megawatt at present, Kudankulam is the largest nuclear power station in India. Kaga Atomic Power Station has 4 units. All of the 4 units are small size. Can do plants of 220 megawatt. Therefore, total installed capacity is equal to 880 megawatt. Tarapur Atomic Power Station has an installed capacity of 1400 megawatt. Kakarpara Atomic Power Station consists of two 220 megawatt and two 700 megawatt pressurized water reactors with heavy water as a moderator. Therefore, total installed capacity is 1840 megawatt. All these nuclear power plants are operated by NPCIL, that is Nuclear Power Corporation of India Limited. So answer is that. Come to the 72. देखिए एमपीपीसीएस 2025 का क्वेश्चन है. रिसेंटली आया हुआ अप्रैल में भी. Which of the following atomic power station had the highest installed capacity in India in the year 2024? That is Kudankulam. And end of the February 2025, the installed capacity of atomic power station in India is as follow. फर्स्ट है तारापुर महाराष्ट्र 1400 मेगावाट के हैं. दो इसके हैं, इसको देखना 1400 मेगावाट है. रावत भाटा कोटा राजस्थान में 1180 है. कलपक्कम तमिलनाडु में 440, कैगा कर्नाटक में 880, कुडनकुलम में 2000 एंड द कुडनकुलम में सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे. नंबर 2 पे तारापुर. अभी इनको एक बार क्रोनोलॉजी में लगाएंगे. नंबर 3 पे है, नहीं सॉरी, काकरपाड़ा गुजरात में 1840. तो नंबर 1 पे कुडनकुलम हो गया, नंबर 2 पे काकरपाड़ा गुजरात हो गया, और नंबर 3 और ये हटा दो अभी फिलहाल. नंबर 3 पे हो गया ये कुडनकुलम नंबर 1 और ये नंबर 2. नंबर 3 पे हो गया ये तारापुर, ये वाला महाराष्ट्र. और उसके बाद नंबर 4 पे रावत भाटा कोटा 1180 के साथ. 5 पे कैगा. तो यहाँ आप लगा सकते हो. कुडनकुलम नंबर 1 पे हो गया. उसके बाद आप आएंगे काकरपाड़ा नंबर 2 गुजरात क्योंकि 1840 है. उसके बाद नंबर 3 पे तारापुर है जिसमें है नहीं. नंबर 4 पे रावत भाटा कोटा है, वो भी नहीं है. नंबर 5 पे कैगा. ठीक है. कल पक्कम में देखेंगे तो कल पक्कम में 440 है, तो ये लास्ट में आ जाएगा नंबर 4 पे. तीसरे पे कैगा है क्योंकि कैगा में 880 है. 4 यूनिट है 220 मेगावाट की. सो आप देख सकते हो. द परसेंटेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया टोटल एनर्जी जनरेशन इज. सो यहाँ में से देखते हैं. न्यूक्लियर पावर इज द फोर्थ लार्जेस्ट. तो न्यूक्लियर पावर इज द फोर्थ लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया आफ्टर थर्मल. फर्स्ट इज थर्मल, सेकेंड इज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड इज रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ रिलेवेंट जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है. तो फर्स्ट हो गया थर्मल, दूसरा हो गया हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड तीसरा है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. द परसेंटेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया टोटल एनर्जी. ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ है न्यूक्लियर एनर्जी. इंडिया टोटल एनर्जी जनरेशन वॉज अबाउट
3% in the question period. According to the data of the end February 2025, total 23 nuclear reactors excluding Rajasthan Atomic Power Station unit of 100 megawatt उसको exclude कर दिया गया यानी कि बाहर कर दिया गया which is closed since 2004 यानी कि जो 2004 से क्लोज है are commercially operational in India whose total nuclear power plant capacity is 8080 megawatt which is only about 1.72% of India's total installed power generation capacity. तो राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट हैज बीन अचीव्ड इन 17 मार्च 2025 ये डेटा है सिंक्रोनाइज हुआ है लेकिन जो इंडिया का न्यूक्लियर पावर प्लांट कैपेसिटी है जो एनर्जी है वो 8080 मेगावाट है 8080 मेगावाट और परसेंटेज में देखेंगे तो इट इज ओनली 1.72%. तो सारे यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो गलत है 1.72% है दोस्तों ये देखो तो याद रखना. व्हाट इज द मैनहट्टन प्रोजेक्ट a research and development undertaking that produced the first nuclear weapons. The Manhattan Project was a program of research and development undertaken during World War II to produce the first nuclear weapons. It was led by the United States in collaboration with the United Kingdom and Canada. Nuclear physicist J. Robert Oppenheimer was the director of the Los Alamos laboratory that designed the bombs. So, Manhattan Project is related like research and development project for the nuclear weapons. The official code name of the Pokhran nuclear test 1974 was Smiling Buddha. Smiling Buddha, Ministry of External Affairs, designation of the Pokhran first was the assigned code name of India's first nuclear weapons explosion on 18 May 18 May 1974. The Pokhran second test was conducted on 11th May 1998. So this is the date 1998. Pokhran second was a series of 5 nuclear bomb tests conducted by India under Operation Shakti at the Indian Army's Pokhran test range on the 11 May and the 13 May 1998. It was the second Indian nuclear test after Pokhran first. 77. Operation Shakti 98 is the name given to the nuclear test carried out in Pokhran in 1998. Nuclear test carried out at Pokhran in 1998. So Operation Shakti 98 is the code name. 11 May and the 13 May 1998, India carried out 5 underground nuclear tests at Pokhran Range, Rajasthan. This nuclear bomb test explosion was named as Operation Shakti 98. In May 1998, India had conducted 5 nuclear tests at Pokhran. In which state does Pokhran lie? It is in Rajasthan. Third digit में पड़ता है. The nuclear doctrine of India contains is no first use. जो nuclear doctrine India का unilateral moratorium, minimum credible deterrence, that is all of the above. So D is the right answer. The draft of the Indian nuclear doctrine was first prepared by the National Security Advisor Board in August 1999. The nuclear doctrine of India contains all of the above given options: first use, no first use, and the unilateral moratorium and the minimum credible deterrence. Consider the following statement. कौन सा statement correct है? The nuclear security summit are periodically held under the aegis of the United Nations. So that is also wrong. The International Panel on the Fissile Materials is an organ of the International Atomic Energy Agency. That is also wrong. Neither one nor two. So answer is D. IS 2017 का क्वेश्चन है 2017 का. अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं इसको. The Nuclear Security Summit initiative was announced in April 2009 यानी कि 2009. Speech by US President Barack Obama, in which he pledged to hold a global summit on nuclear security in 2010 as part of an effort to secure all vulnerable nuclear materials around the world within 4 years. There were 4 summits in total. In Washington DC in 2010, first one in Washington DC in 2010, in Seoul, South Korea in 2012, in The Hague, Netherlands in 2014, in the Washington DC again in 2016. The International Panel on the Fissile Materials, that is IPFM, was founded in January 2006.
and it is independent group of arms control and the non-proliferation expert from both nuclear weapons and the non-nuclear weapons states. So both given statement are incorrect. ये फिर से रिपीट हो सकता है, सो प्लीज इसको अच्छे से पढ़ना, खासकर स्टेट पीसीएस में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 81, एसर्शन एंड रीजन की बात करेंगे, सर्न की बात करेंगे। सर्न इज द यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च की एजेंसी है सर्न। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पार्टिकल फिजिक्स लेबोरेटरी। सेकेंड है सर्न इज द फ्रेंच एक्रोनिम ऑफ द surname is the French acronym of the name of the provisional body founded 2 years before the organization came into existence. So answer is B. Both A and R individually true, but R is not the correct explanation of A. So answer is B. The European Organization for the Nuclear Research is a European research organization that operates the largest particle physics laboratory in the world. CERN is a French acronym of the name of the provisional body was founded in 1952. So this is founded in 1952. Just 2 years before the organization came into existence, that is in 1954. It was established in the northwest suburb of Geneva on the Franco-Swiss border. Come to the 82. In which one of the following locations is the International Thermonuclear Experimental Reactor, that is ITER project to be built? That is the southern France. ITER, that Latin word for the way, is a large-scale scientific experiment intended to prove the viability of fusion as energy source. ITER is currently under construction in the southern France. In an unprecedented international effort, 7 partners, the European Union, China, India is also the partner of that. Japan, South Korea, Russia, and the United States have pooled their financial and the scientific resource to build a biggest fusion, not fission, biggest fusion reactors in history. One more fact about the ITR is that it will not produce electricity, but it will resolve critical scientific and technical issues in order to take fusion to the point where industrial applications can be designed. So ITR which are not produced for electricity. So got my point. And it is used by the fusion reactor process. 83 की बात करेंगे। India is an important member of the International Thermonuclear Experiment Reactor, that is the ITER, जो सदर्न फ्रांस में है ये। Got it? ITR. If this experiment succeed, what is the immediate advantage for India? It can build fusion reactors for power generation. फ्यूजन रिएक्टर्स फॉर पावर रिएक्टर, जहां पर यूज होता है सन का, स्टार्स का एंड द हाइड्रोजन बॉम्ब का, जहां पर फ्यूजन प्रोसेस यूज होता है, तो इंडिया कैन बिल्ड फ्यूजन रिएक्टर फॉर पावर जनरेशन. ITER, International Thermonuclear Experiment Reactor, it is an experimental fusion reactor being constructed presently at Cadarache, in south of France. ITER is a step toward future production of electricity from fusion energy. Nuclear fusion is the process in which the sun and the stars produce energy by fusing light nuclei of hydrogen. This is the fusion process. With reference to radioisotopes thermoelectric generation, that is RTG, consider the following statement. RTG, that is the radioisotopes thermoelectric generation, are miniature fission reactors. RTG are used for the powering the onboard systems of spacecraft. RTGs can be used plutonium-238, which is byproduct of weapons development. Which statement is correct? IS 2024 का क्वेश्चन है, तो फर्स्ट इज रॉन्ग, क्योंकि RTGs आर मिनिएचर फिजन रिएक्टर्स नहीं है, सो दैट इज रॉन्ग. सेकंड एंड 3 इज आल्सो राइट, कि RTGs आर, बी इज द राइट आंसर. RTGs आर यूज्ड फॉर पावरिंग द ऑनबोर्ड सिस्टम ऑफ स्पेसक्राफ्ट and it can be used plutonium-238, which is a byproduct of weapon development. Got it? पढ़िए इसको अच्छे से, पढ़िए एक बार. चलिए, रेडियो आइसोटोप्स है, रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर, दैट इज RTGs, are reliable, lightweight and compact power system used primarily in space mission. And the RTGs provide electric power on onboard system of the spacecraft using heat
from the natural radioactive decay of plutonium 238 in the form of plutonium oxide. The large difference in temperature between its hot fuel and the cold environment of space is applied across special solid state metallic junctions called thermocouples, which generates an electrical current using no moving parts. Recently, ISRO, in collaboration with the BARAC, has embarked on the joint development of RTGS. RTGS are not miniature fission reactors as no fission reactions take place in them. It is a type of nuclear battery, and the plutonium 238 was originally produced as a byproduct of nuclear weapons. So first statement is incorrect and second and third are correct. Come to the 85. Assertion and reason. India's nuclear policy incorporates its unpreparedness to open its nuclear plants to international inspection. Second, India will not produce any nuclear bomb. So India will not produce any nuclear bomb. अगर कौन सा आंसर सही है तो आर जो रीजन है इनकरेक्ट फॉल्स है assertion is right कि India's nuclear policy incorporates its unpreparedness to open its nuclear plants to international inspections. So A is true and R is false. India kept open the option of making a nuclear bomb. At its present, India is estimated to have over 170 nuclear warheads. Which of the following treaty does not match with the year it was executed? NPT, Nuclear Non-Proliferation Treaty, that is 1970. B, Strategic Arm Limitation Talks Agreement 1967, that is not match. Partial Test Ban Treaty 1963. Nuclear Free Seabed Treaty is 1970, that is Roslo, right? B, C, E, right. B is not wrong. द करेक्टली मैच पेयर की बात करें तो नॉन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी दैट इज 1968 में साइन हुआ, एग्जीक्यूट हुआ 1972 में, 2 इयर्स बाद. और स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स एग्रीमेंट दैट इज सॉल्ट सेकंड, ये हुआ 1979 में साइन हुआ. एंड द पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी दैट पीटीबीटी इट इज साइंड इन 1963 एंड एग्जीक्यूटेड इन आल्सो इन 1963. न्यूक्लियर फ्री सी बेड ट्रीटी यानी कि सी बेड आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी 1971 एंड executed in 1972. The SALT second signed in 1971 was a bilateral agreement between the United States and the Soviet Union aimed at limiting strategic nuclear weapons, but it was never ratified by the US Senate due to the Soviet invasion of Afghanistan. Come to the 87. India has refused to sign the treaty on non-proliferation of nuclear weapons because it is discriminatory. So India has refused to sign the treaty. There are two types of members in the NPT, Treaty on the non-proliferation of nuclear weapons, यानी कि nuclear weapons state and the non-nuclear weapon states. Only 5 countries, including China, who had fired a nuclear device before 1967, were given the status of nuclear weapon states. Any other nation who wished to sign the NPT had to do so as a non-nuclear weapons state. India exploded its first nuclear device in 1974. This implies that only option by which India could sign the NPT is being a non-nuclear weapon state. If India signed the NPT as a non-nuclear weapon state, India cannot even keep a minimal nuclear deterrent. India cannot even keep a minimal nuclear deterrent. So India finds it's discriminatory. So India did not sign this non-proliferation treaty. Consider the following country: China, India, Pakistan, France, and Israel. Which among the above are nuclear weapon states as recognized by the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, commonly known as Nuclear Non-Proliferation Treaty, that is NPT. So that is 1 and 2, China and France. China and France 1 and 2. India and Pakistan not, and Israel also not. So answer is A. IS 2015 का क्वेश्चन है. The non यानी कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन treaty on the non-proliferation of nuclear weapons, which entered into force in March 1970, seeks to inhibit the spread of nuclear weapons. Its all states parties are classified in two categories: nuclear weapon states
consisting of the United States, Russia, China, France, and the United Kingdom, and non-nuclear weapon states. Under the treaty, the five NWS nuclear weapon states commit to pursuing general and the complete disarmament, while the NNWS non-nuclear weapon states agree to forego developing for acquiring nuclear weapons. Got it? Come to the 89. What is are the consequences of a country becoming the members of the nuclear suppliers group? It will have access to the latest and the most efficient nuclear technologies. Second is it automatically becomes a member of the treaty on the NPT. Which statement is are correct? So second is wrong, first is wrong. First is right. One only is correct. Nuclear supplier groups NSG is a group of nuclear supplier countries that seeks to prevent nuclear proliferation by controlling export materials, equipment and technologies that can be used to manufacture nuclear weapons. It was established in 1974. NSG, that is NSG and nuclear supply groups, consist of 48 members, which include the five recognized nuclear weapon states US, UK, France, China, and Russia. Its members have access to the latest and the most efficient nuclear technologies. If a country becomes a member of the nuclear supply groups, it does not automatically becomes a member of the NPT. India is trying for the member of NSGs without signing the NPT, but India is not a member of NSG nuclear supply groups without signing the NPT and non-proliferation treaty. Which among the following countries is not a member of nuclear supply groups? So Iran. In March 2025, the nuclear supply groups has 48 members. So got your point, 48 members NSG. According to the option given in the question, Iran is not the member country of NSG. Come to the 91. Which country was the first after the ban on India was lifted by the nuclear supply groups to sign an agreement that would allow supply of civil nuclear technology to India? That is France. After the ban on India was lifted by the nuclear supply groups, France was the first country to sign an agreement that would allow the supply of civil nuclear technology to India. That was the France. On France. In the Indian context, what are the implications of ratifying the additional protocol with the International Atomic Energy Agency, that is IAEA? So that is the civilian nuclear reactors come under IAEA safeguards. The additional protocol is not a standalone agreement but rather a protocol to the safeguard agreement that provides additional tool for the verification. In particular, it significantly increased the IAEA's ability to verify the peaceful use of nuclear materials in states with comprehensive safeguard agreements. In its safeguard agreement, India committed itself to allowing the IAEA access to specified civil nuclear facilities where imported nuclear fuel was being used. The additional protocol to safeguard agreement between the government of India and IAEA for the application of safeguard to civilian nuclear facility came into force on 25 July 2014. In India, why are some nuclear reactors kept under IAEA safeguard while others are not? So answer is B. Some use imported uranium and others are domestic supplies. In India, why are some nuclear reactors kept under IAEA safeguard while others are not used of some imported uranium and others use domestic supplies? IAS 2020 का क्वेश्चन है. Got it? ये वाला कलर ये वाला रहते हैं. Some nuclear reactors kept under International Atomic Energy Agency safeguard while others are not, as some use imported uranium and others use domestic supplies. By placing these reactors under the IAEA as safeguard, India gives the International Atomic Energy Watchdog access to them. The steps was taken by the country in 2014 to demonstrate that its nuclear energy program it was for peaceful purpose. It was also a necessary step under the India US civil nuclear deal, which were initiated in 2005 and the finalized in 2008, which makes IAEA safeguards mandatory for reactors using imported fuel. Come to the 94. With reference to the International Conference on the Nuclear Security that called ICONS 2024, which of the following statement is are correct?
This conference was held in 25th May 2024, and India has recently reconstituted an interministerial counter-nuclear smuggling team to strengthen the nuclear security. Which statement are correct? D. Both 1 and 2. ICONS 2024, the International Conference on the Nuclear Security Shaping the Future, was a global forum held by the IAEA in Vienna, Australia, for 20th May and 24 May 2024, focusing on the future of the nuclear security and fostering international cooperation. The first is incorrect. First is incorrect. India, this conference held in the 20 to 24 May 2024 in Vienna, ऑस्ट्रेलिया. ये पूछा है करेक्ट कौन सा है. क्योंकि ये हुई है 20 से 24 में, तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट. ये आंसर गलत है. तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट. Pursuant to the declaration of the Prime Minister of India at the Nuclear Security Summit in 2016, the Department of Atomic Energy has constituted an interministerial counter-nuclear smuggling team, which is recently reconstituted to strengthen the nuclear security regime by covering prevention, detection, and investigation, including forensic support and prosecution of the act of smuggling, and to strengthen the interagency platform for the exchange of information, coordination, cooperation to counter nuclear smuggling incident. The second statement is correct. Answer is only true. Got my point? चलिए 95 पे आते हैं. लास्ट क्वेश्चन है ये. Recently, India signed a deal known as Action Plan for Prioritization and Implementation of Cooperation Areas in the Nuclear Field. With which of the following countries? That is Russia. IS 2019 में क्वेश्चन है. India and Russia on 5 October 2018, following their 19th edition of the Joint Summit, inked on Action Plan for Expanding Civil Nuclear Partnership, comprising second site for Russian nuclear reactors in India. The Action Plan for Prioritization and Implementation of Cooperation Areas in the Nuclear Field, identified jointly by Russia and India's the full name of the signed deal. The two countries intend to develop a project of 6 nuclear power units of Russian design at a new site in India. That is 6. Further enhance cooperation in the third countries and bring in new prospective nuclear technologies together with joint construction of nuclear power plants. That is the India signed a deal with Action Plan on Prioritizing and Implementation with Russians. तो with Russia. IS 2019 का क्वेश्चन. तो ये थे दोस्तों आपके न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे. नेक्स्ट आपका कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसकी चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. सेशन आपको प्यारा और अच्छा लगता है और लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट. जय हिंद दोस्तों. साफ सफाई रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने बड़े बुजुर्गों का, एल्डर्स का, जो बुजुर्ग लोग हैं उनका ख्याल रखिए.